नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। और वैसे लोगों के लिए सीख है जिनके बच्चे जो है भारत से बाहर रहते हैं, जिनके माता पिता इंडिया में रहते हैं, या वैसे लोग जो भारत में ही रहते हैं लेकिन अलग अलग राज्यों में रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। उन लोगों को यानी इस बात से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ की है, जो कि कर्नाटक के बेलगावी के एक छोटे से गांव बीड़ी इलाके में रहते हैं। हस्बैंड का नाम डीज नाजरत, जिनका उम्र जो है 83 साल। इनकी पत्नी का नाम जो है फ्लाविया नाजरत, इनका उम्र जो है 78 साल के आसपास है। ये दोनों जो है खूबसूरत सा मकान बनाते हैं और उस मकान का नाम जो है सबीना विला रखते हैं और उसमें शान और शौकत से रह रहे थे। हालांकि डी नाजरत और फ्लाविया नाजरत की जो है कोई संतान नहीं था। एक इसके बावजूद भी ये दोनों जो है सभी काम, अपने जितने भी काम थे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये सभी काम ये अपने से ही करते थे। किसी से हेल्प नहीं लेते थे और न ज़्यादा लोगों से जो है मतलब रखते थे। अपना अगर कोई कहाँ सामान लेना जाना है तो बाहर जाते थे, लेकर चले आते थे। जितना भी अपना काम होता था वो खुद जो है अपने करते थे। उसके बाद जो है चर्च जाते थे। यानी ये दोनों के दोनों जो वृद्ध हैं, ये दोनों अपने में ज़िंदगी में ही खुश थे और ज़्यादा समाज में इंटरफेयर इनका नहीं था। इन्हीं के गांव में एक चर्च है और जब गांव के चर्च के लोग 200 रुपए डोनेशन के लिए इनके घर पर पहुंचते हैं, जब ये आवाज़ देते हैं तो ये दोनों जो है बाहर नहीं निकलते हैं। तो चूंकि होता है कि बाहर जो एक होता है रेलिंग होता है और रेलिंग के पास एक गेट था, उसको खोल करके जब कुछ लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके गेट के पास जो है कुछ ब्लड पड़ा हुआ है। और उसके बाद उनको संदेह होता है कि हो न हो कुछ अनहोनी घटना घटा है। और दरवाजा के पास खून देखने के बाद वो सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी जाती है और प्रशासन आती है और इन सभी लोगों के मौजूदगी में उनके दरवाजा को खोला जाता है। जब दरवाजा खोल करके यानी प्रशासन अंदर जाती है तो वो पाती है कि डी नाजरत जो है यानी पास में ही यानी पड़े हुए हैं और उनके शरीर पर ब्लड का निशान धब्बा है। और उसके बाद जब प्रशासन और अंदर घुसती है तो उनको पता चला, वो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है फ्लाविया नाजरत वो भी जो है मृत है और उसके शरीर पर कोई ब्लड का निशान नहीं है, कोई खून का धब्बा नहीं है। अब प्रशासन दोनों डेड बॉडी को अपने हिरासत में लेती है और उसके बाद उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है भेजा जाता है। लेकिन जब दोनों का डेड बॉडी प्रशासन को मिला, उसके बाद वहीं पर एक 2 पेज का सुसाइड नोट पड़ा हुआ था। उस सुसाइड नोट में जो है यानी काफ़ी सारी चीज़ें बताया गया था, लिखा गया था। उसमें वो लिखे थे कि उनके पास जो है पहला कॉल जो है 27 फरवरी को एक आया था और उसके तहत उनको कहा गया था कि आपके सिम से जो है यानी इलीगल काम किया गया है और आप जो है देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं और आप पर FIR होगा। और ये दोनों वृद्ध जो है यानी इस बात को लेकर के डर जाते हैं। इनको लगता है कि जब ये बात समाज में जाएगा तो लोग मेरा जो है इज्जत का तार तार हो जाएगा। और इस वजह से ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये चाह रहे थे कि ये मामला कैसूं दब जाए। उसके बाद उधर से ये बताया जाता है, जो कॉल आया था कि भाई लीजिए आप CBI के जो है बड़े आला अधिकारी से बात कीजिए। और वो आला अधिकारी जो हैं इनसे पूरा डिटेल मांगते हैं कि आप जो है ज़मीन कितना है, बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, बहुत सारी डिटेल इनसे मांगा जाता है। और उनके बाद जो है जब उनको जो है FIR का डर दिखाकर इनसे 2 महीनों में 59,63,000 रुपए जो है वसूल लिए जाते हैं। और ये सभी पैसे 22 अलग अलग अकाउंट में डलवाया जाता है। और इस बात से ये दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान थे। इनके पास जितने भी सेविंग था वो सभी के सभी समाप्त हो चुका था। और जब इनके पास सेविंग समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी जो फ्रॉड कॉल आ रहा था उस कॉल से जो है लगातार इनको परेशान किया जा रहा था और लगातार अभी भी पैसे मांगे जा रहे थे। अब इनके पास पैसा नहीं बचता है
तब जहां पर ये चर्च जाते थे वहां चर्च के लोगों से भी कुछ उधार लिए, 2 दोस्तों से 5 लाख रुपए उधार लिए। अब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था और इन पर वो लोग लगातार ये दबाव बना रहे थे कि यदि आप पैसे नहीं भेजेंगे तो आप पर एफआईआर होगी और आप जेल में जाएंगे। और ये दोनों पति पत्नी ये बात को किसी से शेयर भी नहीं किए थे। और जब इनके सुसाइड नोट को पढ़ा जा रहा था तो उसमें एक बात और लिखा हुआ था कि हमने अपने सारे पैसे वो उस कॉल वाले को दे दिया, लेकिन हमने अपनी पत्नी के जेवर को नहीं दिया है, उसके गहने को नहीं दिया है। वो हमारे पास बचे हुए हैं। हम दोनों के मरने के बाद जो हमने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिया है उसको दे दिया जाए। और उन्होंने एक बात और लिखा कि जो हमारा और मेरी पत्नी का जो डेड बॉडी है उसको जो है मेडिकल में जो है रिसर्च के लिए दान कर दिया जाए। प्रशासन इनके कहने के अनुसार, इनके सुसाइड नोट के अनुसार, इनके डेड बॉडी को रिसर्च सेंटर में दे दी है और इनके गहने को बेच करके जो इनके दोस्त से कर्जा लिया गया था उनको चुकता कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इनके साथ इतना बड़ा जो है फ्रॉड हो रहा था तो आखिर किसी को कानो कान भनक क्यों नहीं हुआ? भनक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये किसी से संबंध ज़्यादा रखते नहीं थे, किसी से ज़्यादा बात करते नहीं थे, ये अपने काम से काम रखते थे। प्रशासन को शुरुआत में तो लगा कि शायद हो सकता है इनको डिजिटल अरेस्ट करके जो है पैसे ऐंठे गए हों, लेकिन डिजिटल अरेस्ट में होता यह है कि 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो कॉल आता है, लेकिन वैसा कोई कॉल नहीं था। इनके पास जो कॉल आया था वो VoIP से कॉल आया था और VoIP एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। और जब इसकी बारीकी से जांच की गई तो ये पता चला कि ये नंबर जो है दुबई से हैंडल किया जा रहा है, यानी इसका लोकेशन दुबई बताता है। लेकिन जो भी हो, इसके बाद FIR दर्ज कर लिया गया है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो ये पता चला कि इनके एक रिश्तेदार भी इनके नज़दीक में ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने अब ऐसा इनके साथ ऐसी घटना घट रहा है इसके बारे में उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। यदि वो इसका जिक्र कर देते तो शायद आज ये इस अवस्था में, जिस अवस्था में ये पाए गए, शायद नहीं होते। और जब इनके बारे में और पता किया गया तो ये पता चला कि ये बेलगामी में ही 10th तक पढ़ाई किए थे। उसके बाद जो है ये मुंबई चले जाते हैं, वहीं पर इनको नौकरी लग जाता है और 1955 में जो है ये वहाँ से रिटायर होते हैं और वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि भाई चलो अपने पैतृक गांव वहीं पर अपना जो है घर बना करके वहीं जो है बुढ़ापा वाला ज़िंदगी जो है बिताएंगे। और ये यहाँ पर रहना शुरू कर चुके थे और इनके पड़ोस में ही एक रिश्तेदार रहते थे, लेकिन ये अपना बात जो है अपनी मजबूरी कभी भी अपने रिश्तेदार को नहीं बताए। इनके रिश्तेदार का कहना था कि यदि वो हमको इस बारे में बताते तो शायद हम उनको जो है हेल्प करते हैं और ऐसी घटना होती ही नहीं। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था। यदि आप सही हैं और आपके साथ ऐसा कोई कॉल आता है फ्रॉड टाइप का या पैसे मांगे जाते हैं तो आप जो है ये मत सोचिए कि समाज में मेरा इज्जत क्या होगा, क्या बेइज्जती होगा। आप जो है सीधे प्रशासन के पास जा सकते हैं और इसका कंप्लेन कर सकते हैं। और एक बात और, भारत सरकार के तरफ से बहुत सारे ऐसे पोर्टल और ऐप हैं जहां पर डायरेक्ट आप जा करके इसकी सूचना दे सकते हैं और आपको तुरंत इससे जो है निजात दिलाया जा सकता है। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए मिलते हैं। तो यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।